हम वर्ब के पार्ट 10 के बारे में यहाँ तक की चीज़ों को कवर किया था दोस्तों। आज हम आपके सामने वर्ब का पार्ट 11 लेकर के आया हूँ दोस्तों। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। वर्ब का पार्ट 11 मैंने बताया था। पार्ट 10 में मैंने इस बात पर डिस्कस किया था कि इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हमने बताया था कि एक्चुअल में इन्फिनिटिव का किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है। इसी पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज कहाँ करते हैं और सिंपल इन्फिनिटिव का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। तो वो उसकी फंक्शंस थे दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव के काइंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं माय डियर। थोड़ा सा दिमाग रखिएगा कि इन्फिनिटिव के काइंड्स की बात करूँ तो इसके दो काइंड्स होते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव दो तरीके से यूज होता है दोस्तों। पहला नाउन इन्फिनिटिव और दूसरा जीरेंडियल इन्फिनिटिव। दोनों में फ़र्क क्या है, आज इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा इन्फिनिटिव के काइंड्स में माय डियर, नाउन इन्फिनिटिव मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में, मैंने कहा था डियर कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो और वो नाउन का काम करे तो वहाँ पर उसको हम नाउन इन्फिनिटिव कहेंगे दोस्तों। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फिर हमने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले टू लगा हो। उसके पहले क्या लगा हो? जी हाँ, टू लगा हो और वो हकीकत में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे। कहने का मतलब, ध्यान देना दोस्तों, कहने का मतलब कि 2 + B1 यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है तो उसको हम जीरेंडियल इन्फिनिटिव कहेंगे। और किसी भी सेंटेंस में 2 + B1 नाउन का काम करेगा माय डियर तो उसको हम नाउन इन्फिनिटिव कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। आइए, जैसे मान लिया हमने छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए लिखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं नाउन इन्फिनिटिव की बात करूँगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा I am to go। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने कहा I am to go। दोस्तों यदि इस सेंटेंस को ध्यान से मैं देखूं तो इस सेंटेंस में ये जो सबसे पहले लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको मालूम है। और इसके ठीक तुरंत बाद ये जो लिखा है, हकीकत में ये दोस्तों अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है दोस्तों। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस दिया है। अच्छे तरीके से समझिए, मज़ा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एम की बात करूँ तो ये दोस्तों लिंकिंग वर्ब है। और हम जानते हैं दोस्तों कि लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद या तो हमारे सामने एडजेक्टिव नज़र आएगा और या तो दोस्तों हमारे सामने नाउन नज़र आ जाएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद दो ही चीज़ें अधिकतर आती हैं हमारे सामने, या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, लेकिन दोनों के दोनों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होंगे। इतना तो मुझे मालूम है दोस्तों। अब एक चीज़ बता दूँ, किसी भी सेंटेंस में यदि इन्फिनिटिव नाउन का काम करेगा, किसी भी सेंटेंस में यदि इन्फिनिटिव नाउन का काम करेगा तो इसके मीनिंग में ना, नी, ने अक्सर लिखा, मतलब हिंदी मीनिंग में दोस्तों अक्सर नानी ने लिखा मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइएगा कि कह क्या रहा है, आई एम टू गो मतलब मुझे जाना है। अगर इसकी मीनिंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे जाना है। तो यहाँ पर टू गो का मतलब जाना शब्द होगा और जिस भी मीनिंग में ना, नी, ने होगा उसको दोस्तों हम इन्फिनिटिव बोलेंगे, लेकिन नाउन के रूप में। हालांकि वो हिंदी में नहीं हो गया। आप इंग्लिश में सिंपल तरीके से समझिए कि किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद अगर 2 + B1 लिखा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद 2 + B1 लिखा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर इस 2 + B1 को देखो दोस्तों तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। और अगर ये नाउन है तो 100% दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, NI मतलब नाउन इन्फिनिटिव होगा दोस्तों। समझ रहे हैं ना मेरी बात। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके लिए। अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिए लिखा है ही इज अबाउट टू गो। यहाँ आप देख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो आप यहाँ देख लीजिए, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर देखिए अबाउट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद ये जो लिखा है टू गो V1 है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज़ लिखा होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है माय डियर। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हालांकि यहाँ अबाउट टू है समझ दोस्तों, यहाँ पे गो एक ऐसा इन्फिनिटिव है जिसके साथ टू नहीं आया। यहाँ पर ये जो टू शब्द आया है माय डियर, ये अबाउट
टू के साथ में मिल करके आया है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। और यहाँ पर गो की बात करूँ तो ये बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आया है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है इसको भी हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूँ। बेयर इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है दोस्तों। जब किसी भी V1 के पहले टू ना लगा हो तो वहाँ पर हम उसको बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। इस पर भी मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस आपके सामने करूँगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि अबाउट टू के बाद यहाँ गो लिखा है दोस्तों, यानी और अबाउट टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दौरान आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में यदि हमको प्रोनाउन नज़र आ जाता है तो प्रोनाउन के ठीक बाद हमेशा जो भी चीज़ होगी दोस्तों वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर गो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अर्थात यहाँ पर भी अगर इस गो की बात करें माय डियर तो यहाँ गो भी अपने आप में कौन सा होगा, नाउन इन्फिनिटिव होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या कहा पहला आई एम, ये लिंकिंग वर्ब था इसलिए यहाँ पर ये जो भी लिखा है एक नाउन का काम कर रहा है। हाँ, आपको ये दिमाग में सोचना कि सर जी कब एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, तो उसका भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक काम करिए, पहले इसको लिखिए, नहीं इधर मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इधर है प्लीज़ समझा देता हूँ। देखिए मैं जीरंड इन्फिनिटिव की बात करूँ दोस्तों तो मैंने क्या बताया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में टू यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है दोस्तों तो हम उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा लिख देता हूँ जी हाँ, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम करेगा दोस्तों तो उसको हम जीरेंडियल कहेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को और एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को। यानी बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा यानी 2 + B1 नाउन के साथ आएगा दोस्तों, किसके साथ में आएगा, नाउन के साथ में आएगा, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर वो एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और अगर 2 + B1 एडजेक्टिव के साथ में आएगा, मतलब सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम हमेशा नाउन के ठीक पहले करते हैं, ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से। एडजेक्टिव यदि आता है नाउन के लिए, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन के लिए 2 + B1 का प्रयोग दोस्तों अगर नाउन के लिए हुआ है तो समझ लेना वहाँ पर ये एडजेक्टिव है। और अगर 2 + B1 एडजेक्टिव के लिए हुआ है तो समझ लेना वहाँ पर क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। यहाँ से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा, द स्वीट इज गुड टू ईट। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, द स्वीट इज़ गुड टू ईट। दोस्तों अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए द स्वीट अपने आप में ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। और इस इज की बात करूँ दोस्तों तो हकीकत में ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर देखिए गुड लिखा है, और आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं या जानते भी हैं कि गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है, एडजेक्टिव है। अब ज़रा सेंटेंस को पढ़ के बताइए कह क्या रहा है। द स्वीट इज़ गुड, मिठाई अच्छा है, मिठाई स्वादिष्ट है, कैसे, टू ईट खाने में। तो दोस्तों यहाँ पे टू ईट शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, गुड यानी एडजेक्टिव के लिए। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होता है दोस्तों। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा दोस्तों। तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है और ये टू ईट शब्द गुड के लिए यूज हो रहा है यानी एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है। और वह शब्द, वह वर्ड जो एडजेक्टिव के लिए यूज होगा ना दोस्तों, उसको एडवर्ब कहेंगे। दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिएगा। एडवर्ब की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका यूज हम करते हैं हमेशा नहीं, और भी चीज़ों के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका यूज हम करेंगे, शायद दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इधर राइट कर देता हूं, एक मिनट, यहाँ देख लीजिए। एडवर्ब का यूज करेंगे दोस्तों एडजेक्टिव के लिए, आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। और एडजेक्टिव का यूज होता है किसके लिए, नाउन के लिए। आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टू ईट शब्द है गुड के लिए आया है यानी एडजेक्टिव के लिए आया है, अर्थात टू ईट यहाँ पर काम कर रहा है किसके रूप में दोस्तों, जी हाँ, एडवर्ब के रूप में। और मैंने बताया क्या, किसी भी सेंटेंस में
टू प्लस बी वन एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा तो उसको जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे, और टू प्लस बी वन नाउन होगा तो उसको नाउन इन्फिनेटिव कहेंगे। तो आप देख करके बता दीजिए कि इस सेंटेंस में टू ईट ये वाला फॉर्म क्या है, नाउन है, इन्फिनेटिव है या जिरेंड इन्फिनेटिव है? आप तुरंत जवाब दोगे नहीं सर, यहाँ पे 100% ये जिरेंड इन्फिनेटिव है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। जी आई का मतलब जिरेंडियल इन्फिनेटिव है ना दोस्तों। और एग्जाम्पल देता हूँ, जाने की जरूरत नहीं है, आइए समझते हैं। चलिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे हमने कहा दिस हाउस दिस हाउस सॉरी एक मिनट, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस टू लेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां मैंने लिखा दिस इज द हाउस टू लेट। माय डियर, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर भी आप आराम से सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर दिस की बात करूँ तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इच की बात करूँ तो हकीकत में लिंकिंग वर्ब है। लेकिन ज़रा सोचिएगा दोस्तों इसके बाद यहाँ लिखा द हाउस। ओ माय डियर, आप खुद बताइए, यहाँ आर्टिकल लगा है। आपको इतना तो मालूम ही होगा कि आर्टिकल का प्रयोग हम हमेशा नाउन के ठीक पहले करते हैं दोस्तों। यदि यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो यकीनन ये हाउस यहाँ पर क्या है, नाउन है। हालांकि हाउस वैसे भी नाउन है दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ों को लॉजिकली प्रूव करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आर्टिकल बता रहा है कि यहाँ पर हाउस अपने आप में बेटा क्या होगा। जी हाँ, हाउस की बात करूँ तो यहाँ पर हाउस अपने आप में क्या है, जी हाँ नाउन है। हाउस की बात करें दोस्तों तो नाउन है। अब एक चीज़ बताना, यहाँ टू लेट का मतलब होगा किराए पर देना। जी हाँ, टू लेट का मतलब दोस्तों होगा किराए पर देना। आप समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए दिस इज़ द हाउस, या वही घर है टू लेट जो किराए पर उपलब्ध है। आप चीज़ों को सीधे समझिए। तो यहाँ टू प्लस बी वन बताइए किसके लिए आया है दोस्तों। आप तुरंत कहोगे किराए पर देने की बात किसके लिए कही जा रही है, हाउस के लिए कही जा रही है। तो यहाँ पे टू लेट की बात करें दोस्तों तो ये हाउस यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी नाउन के लिए यूज हो रहा है। और जो नाउन के लिए यूज होगा दोस्तों उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे टू प्लस बी वन किस फॉर्म में आया है, जी हाँ। अब बताइए यहाँ पर यदि मैं टू प्लस बी वन की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में काम कर रहा है, जी हाँ एडजेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है। और अगर ये एडजेक्टिव है दोस्तों तो यह हकीकत में ये कौन सा इन्फिनेटिव होगा, आप समझ सकते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव होगा। हमने क्या बताया, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। हमने सबसे पहले क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में टू प्लस बी वन नाउन का काम करेगा तो नाउन इन्फिनेटिव होगा, समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, ये सब्जेक्ट था लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे टू गो लिखा जो नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये ये नाउन इन्फिनेटिव हो गया। ही इज़ अबाउट, अबाउट टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज़ें आएगा दोस्तों वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर भी ये नाउन का काम करा, अर्थात टू गो और गो दोनों ही ये आपके नाउन इन्फिनेटिव होंगे। जिरेंडियल इन्फिनेटिव टू प्लस बी वन को कहते हैं दोस्तों। जब टू प्लस बी वन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेंगे तो जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे। एडजेक्टिव तब होंगे जब ये नाउन के लिए यूज होंगे, एडवर्ब तब होंगे जब ये एडजेक्टिव के लिए यूज होंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए कि गुड के लिए यूज हुआ है टू ईट, यानी टू ईट की बात करूँ दोस्तों तो गुड के लिए आया है, अर्थात गुड एक एडजेक्टिव है और जो एडजेक्टिव के लिए आएगा उसको एडवर्ब कहेंगे। यानी यहाँ पर टू प्लस ईट लिखा गया, टू प्लस बी वन लिखा गया, जिरेंडियल इन्फिनेटिव हो गया क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ की बात करें दिस इज़ द हाउस, हाउस अपने आप में दोस्तों नाउन है, यानी यहाँ टू लेट नाउन के लिए यूज हुआ है और जो नाउन के लिए यूज होगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे। यानी यहाँ पर टू प्लस बी वन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया और यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया, अर्थात दोनों ही जगह, यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह ये कौन सा इन्फिनेटिव हो गया, जिरेंडियल इन्फिनेटिव हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये नाउन इन्फिनेटिव और जिरेंड इन्फिनेटिव, इस चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अब एक बात बताते हैं दोस्तों, एक काम करिए, पहले इसके एग्जाम्पल्स को आप राइट करिए, फिर हम इसके और डेप्थ लेवल को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पहले इसको नोट करिए आप। तो बच्चों एग्जाम्पल आप लोगों ने राइट कर लिया होगा।
अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस को दोस्तों। अब एक काम करते हैं ना, इसके यूज को पढ़ेंगे। पहले नाउन इन्फिनेटिव के यूज को पढ़ेंगे, फिर जीरेंडियल इन्फिनेटिव की यूज करेंगे कि मतलब नाउन इन्फिनेटिव का सेंटेंस में यूज कहाँ कहाँ हो सकता है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आपका समझ में आएगा। तो चलिए अब मैं इरेज करूँगा, अब आप हेडिंग्स लगा देंगे द यूज़ ऑफ नाउन इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, द यूज ऑफ नाउन इन्फिनेटिव, आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। ओके, चलिए चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके यूज पढ़ेंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा, यूज ऑफ नाउन इन्फिनेटिव। जी हाँ दोस्तों, अब पढ़ेंगे द यूज़ ऑफ नाउन इन्फिनेटिव। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतर टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। नॉन इन्फिनेटिव पे यूज करेंगे। पहले बता देता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में दोस्तों ये जो नाउन इन्फिनेटिव है, अच्छे अब एक बात आप खुद बताइए, आपको मालूम भी होगा कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के फंक्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या तो यूज होगा सब्जेक्ट की जगह, या तो यूज होगा ऑब्जेक्ट की जगह, या तो फिर नाउन का रिलेशन होता है प्रेपोजिशन से, या तो ये कभी कभी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। बस इतनी जगह हमें इसका यूज पढ़ना है। तो सिंपल इन्फिनेटिव के यूज में दोस्तों पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी 4 जगह यूज हो सकते हैं। पहला मैं बताता हूँ, ध्यान समझिए। मैंने पहले कहा एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, जी हाँ, जी हाँ, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसके और भी यूज हैं दोस्तों। पहला हमने क्या बताया, एज ए सब्जेक्ट बता दिया दोस्तों। दूसरा हमने क्या बताया, जी हाँ, एज एन ऑब्जेक्ट बता दिया दोस्तों। इसके बाद इसके और भी यूज होते हैं। तीसरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में दोस्तों, जी हाँ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दोस्तों। सारी चीज़ों पे डिस्कस अभी मैं कर रहा हूँ, बस आप खाली ध्यान से वीडियो को मेरी देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया समझ में। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा, नॉन इन्फिनेटिव के यूज पढ़ना है दोस्तों। और किसी भी सेंटेंस में नॉन इन्फिनेटिव का जो यूज होता है ना दोस्तों, उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को सीखने और सिखाने का काम करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, सब्जेक्ट होगा वर्ब का, ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का। अच्छा, यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, समझ लीजिए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, जी हाँ। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपको मालूम है कि सब्जेक्ट तभी माना जाएगा जब इसमें वर्ब होगा, यानी यहाँ जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो किसका होगा, वर्ब का होगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों किसका होगा, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। आप समझ जाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत होने में मतलब नहीं होगी दोस्तों, बस आप खाली पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लिया
हमने कहा एक एग्जांपल हम समझते हैं दोस्तों, जैसे हमने कहा टू अब्यूज, जी हाँ, टू अब्यूज इज रॉन्ग। दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने लिखा। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो हमने लिखा है यहाँ पर टू अब्यूज इज रॉन्ग। आप खुद बताइए, ये एक सेंटेंस है दोस्तों, इस सेंटेंस के शुरुआत में देखिए यहाँ लिखा है अब्यूज। अगर इस अब्यूज की बात करूँ तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप सभी को मालूम होगा। और इसके ठीक पहले दोस्तों टू लगा है, तो टू अब्यूज, इसके बाद लगा है इज। यदि इस इज की बात करूँ दोस्तों तो ये यहाँ पर वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? वर्ब है। अब आप सोच लीजिएगा खुद की लिंकिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, मैं सब पे डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, इसलिए मैं इसको वर्ब कहूँगा क्योंकि वर्ब से सारी वर्ब्स निकलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इज वर्ब है। वो एक चीज़ आपको मैं पहले ही बताया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब के टॉपिक में दोस्तों मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमको वर्ब नज़र आ जाता है, ये मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ब के ठीक पहले दोस्तों हम हमेशा यूज करते हैं सब्जेक्ट का। ओके फिर मैंने बताया था, और वर्ब के बाद की चीज़ों की बात करें तो वर्ब के बाद दोस्तों, सॉरी यहाँ मैं समझा देता हूँ, वर्ब के बाद दोस्तों हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का दोस्तों। ओके तो एक बात बताइए दोस्तों, यदि मैं सेंटेंस की बात करूँ तो अगर यहाँ पे इज अपने आप में एक वर्ब है दोस्तों, तो वर्ब के ठीक पहले जो भी लिखा होगा हकीकत में ये अपने आप में क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पर नाउन इन्फिनिटिव का यूज किस रूप में हुआ है दोस्तों? आप आराम से कह सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। और एक चीज़ बता दूँ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ नाउन ही कर सकता है दोस्तों। इस तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा। आप सोचोगे दिमाग में सर कि क्यों नाउन इन्फिनिटिव का प्रयोग सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है? क्योंकि नाउन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट की जगह हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है, और या तो प्रीपोजिशन की बात की जगह हो सकता है दोस्तों। तो नाउन इन्फिनिटिव का यूज प्रायः 3 जगह बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमने कहा दोस्तों, एक मिनट, टू लिव जी, टू लिव पीसफुली इज नॉट इजी। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा टू लिव पीसफुली इज़ नॉट इजी। यदि दोस्तों इस सेंटेंस की मैं बात करूँ तो आप देखिए खुद, इस सेंटेंस में फिर से वही चीज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है। लिखा है टू लिव, यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों। फिर यहाँ लिखा है इज। अगर इस इज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फिर से इज अपने आप में दोस्तों क्या है? वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब है। फिर यहाँ टू लिव हकीकत में वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट होगा दोस्तों। यानी यहाँ पर टू लिव अपने आप में किसका काम कर रहा है दोस्तों? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद देखिए पीसफुली लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है ना, आप चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर से अगर देखा जाए तो ये जो भी चीज़ें यहाँ तक लिखी गई हैं ये अपने आप में सब्जेक्ट के रूप में है। तो नाउन इन्फिनिटिव इसमें देखिए आया है सब्जेक्ट की जगह, अर्थात इस सेंटेंस में भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, चाहे तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे आइए समझते हैं। मैं इसके सामने लिख करके बता देता हूँ इसका एक्सपेंडिशन और इसका एक्सपेंडिशन। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टू अब्यूज इज रॉन्ग, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों ऐसे किसी मार्क की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, इसीलिए मैं ये आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ दोस्तों कि इसी के लिए इसका एक्सपेंडिशन मैं यहाँ राइट करने जा रहा हूँ और इसका एक्सपेंडिशन मैं यहाँ राइट करने जा रहा हूँ। ऐसा मत समझ कि सर ये क्या इक्वल वगैरह तीरियो वगैरह लगा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके चलिए देखिए दोस्तों, मैंने कहा मैं चाहूँ तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। एक्सपेंड कैसे करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। टू अब्यूज इज रॉन्ग बहुत ही सिंपल है। सिर्फ टू अब्यूज रॉन्ग को दोस्तों ध्यान से चीज़ों को समझिए। एक काम, इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें तो आप इस टू अब्यूज को लास्ट में कर सकते हैं, मतलब इसके लिए डमी सब्जेक्ट का यूज आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों, चाहे तो आप इसके लिए डमी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे आइए समझते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज। जी हाँ दोस्तों, इट इज रॉन्ग
एब्यूज। अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं मैंने किया क्या है। ये जो टू एब्यूज इज रॉन्ग, झूठ बोलना गलत है, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। चाहे तो सेंटेंस में इट के माध्यम से इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे सर जी यहाँ पे अब की बार इट सब्जेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे इट डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन के किसी टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस हम करेंगे। तो मैंने सिर्फ बताया, यहाँ आप देखिए टू एब्यूज, आपको भले लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह है, लेकिन हकीकत में ऑब्जेक्ट की जगह नहीं है दोस्तों, ये सब्जेक्ट ही है। बताएंगे किसी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से। बस इतना समझिए कि इस तरीके के सेंटेंस को आप इट के माध्यम से एक्सपेंड कर सकते हैं। इट लगा करके इट के साथ जो सेंटेंस में वर्ब दिया गया है उसको जोड़ दीजिए, बाकी जो भी चीज़ें बच रही हैं उसको सेंटेंस के आखिरी में राइट कर दीजिए। अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना होगा दोस्तों तो कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। इसके लिए अगर मुझे एक्सपेंड करना होगा तो हम चाहें तो सबसे पहले दोस्तों इट लिखेंगे, टेंस यूज करेंगे, वो वाला इज लिखेंगे, इसके बाद जो चीज़ बचा है आप उसको राइट कर दीजिए। इट इज़ नॉट, पहले इसको लिखिए, इट इज़ नॉट इजी। ओके, अब जो भी टू लिव पीसफुल, इसको आराम से दोस्तों उतार सकते हैं। टू लिव पीसफुली। उम्मीद करें दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या कहा कि चाहे तो इस नाउन इन्फिनिटी को एज ए सब्जेक्ट में हम इट के माध्यम से एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके के सेंटेंस को राइट कर सकते हैं। इसको आप लिखिए, फिर चीज़ों को और बताते हैं। नोट कीजिए। तो दोस्तों चलिए, मैंने अभी इस वीडियो में आपको क्या बताया कि नाउन इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट के रूप में चीज़ों को बता दिया। अभी ऑब्जेक्ट बाकी है और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बाकी है। इन दोनों पे डिस्कस दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जा रहा है। आप यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए ज़रूर हर समय दोस्तों अवेलेबल रहेंगे, आपकी सेवा में हमेशा मौजूद रहेंगे दोस्तों। बस हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किए हैं तो, और हमारा मतलब अपना आशीर्वाद दोस्तों हमारे साथ ज़रूर लगाए रखें दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ हम एक नए लेक्चर में। यहाँ से इस लेक्चर से शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को लेकर के दोस्तों। तब तक फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।